नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन मॉडल स्टडी चैनल में। तो काफ़ी खुशखबरी की बात है, सीटेट ने अपना फॉर्म भरने का डेट जारी कर दिया है, जो 31 अक्टूबर से आपका 24 तारीख तक, अगले महीने में नवंबर तक आपका फॉर्म भराएगा। तो फटाफट आप लोग फॉर्म भर दीजिएगा 31 तारीख से। चलिए शुरू करते हैं आज का जो सीटेट पेपर 1। मैं काफ़ी आप सभी को ट्रिक के माध्यम से कराऊंगा और समझा के कराऊंगा, मजा आएगा आप सभी को मेरे क्लास में। और आज का जो पेपर है वह 27 दिसंबर 2021 का पेपर है। तो आपका एग्जाम वही दिसंबर से जनवरी ही होने वाला है, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। फॉर्म डेट आया है, टेंशन लेकर पढ़ना नहीं है, मजेदार तरीका से पढ़ना है और अच्छी जगह पढ़ना है। तो मैं आपको ट्रिक के माध्यम से पढ़ाऊंगा, मजा आएगा आप सभी को। चलिए शुरू करते हैं बाल विकास का प्रश्न। दो ही देखिए, मेरे यहाँ ऑल सीडीपी मैं करा दिया हूँ, ऑल सीडीपी सेशन करा दिया हूँ, प्लेलिस्ट है। बस 2 सीडीपी और सेशन बचा हुआ है, उसके बाद मैं जो भी पेडागोजी है सभी पेडागोजी मैं कराऊंगा, ठीक है। चलिए, बच्चे के संदर्भ में विकास के अंतर्गत डैश आते हैं, बताइएगा कौन सा होगा। बच्चे के संदर्भ में विकास में केवल गुणात्मक गलत होता है, केवल मात्रात्मक गलत होता है, नहीं गुणात्मक नहीं मात्रात्मक, तो ये भी गलत होता है। तो गुणात्मक एवं मात्रात्मक आपका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है। मैंने आपको बोला कि मैं समझा के बताऊंगा, समझा करके पढ़ाने वाला हूं आप सभी को ट्रिक के माध्यम से। दोनों बात याद रखिएगा, क्या सूक्ष्म गति कौशल आए, कहीं भी सूक्ष्म आए तो उंगली खोजिएगा। उंगली से जो भी काम होता है, उंगली से जो भी काम होता है वह सूक्ष्म गति कौशल होता है। तैरना उंगली से नहीं होता है, कूदना उंगली से नहीं होता है, दौड़ना उंगली से नहीं होता है, लिखना उंगली से होता है, चित्र बनाना उंगली से होता है। तो लिखना आए और चित्र आए, धागा में मोती पिरोना आए, तो सब उंगली से होगा। जो भी उंगली से होगा वह सूक्ष्म गति कौशल कहलाएगा। स्थूल में जिसमें शरीर का बड़ा भाग काम करे, स्थूल गति कौशल कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चे के विकास के संदर्भ में संवेदनशील चरण से क्या तात्पर्य है। संवेदनशील चरण मतलब कि यदि आप गाली देते हैं तो आपका बच्चा वो सीख जाएगा गाली, ठीक है। तो किसी व्यक्ति में विशिष्ट क्षमताओं के उत्थान का इष्टतम चरण, संवेदनशील मतलब आप लोग ये भी याद रखिएगा, इष्टतम चरण होता है, ठीक है। संवेदनशील चरण, अगला ऑप्शन दिया हुआ है क्या कि गर्भधारण जन्म से लेकर के विकासात्मक चरण, नहीं, विकासात्मक चरण तक नहीं होगा संवेदनशील। शैशवावस्था से प्रारंभ वयस्क अवस्था में, तो याद रखना है आपको, सबसे बेटर मैं आपको बता दूं, संवेदनशील चरण जो होता है वह किसी व्यक्ति में विशिष्ट क्षमताओं के उत्थान का इष्टतम चरण ही संवेदनशील चरण कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। समकक्षी समूह के संदर्भ में क्या सही है। समकक्षी माने सहपाठी। तो बच्चे के द्वितीय सामाजिकरण में उसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। द्वितीय सामाजिकरण बोले तो क्या विद्यालय, अब पकड़ने वाली बात है, कैसे पकड़ेंगे। द्वितीय सामाजिकरण मतलब क्या, विद्यालय, और विद्यालय में ही ना समकक्षी लोग मिलते हैं। बोले तो कला साथी लोग कहाँ मिलते हैं, तो विद्यालय में मिलते हैं। समकक्षी समूह आपका उत्तर हो जाएगा कि बच्चे के द्वितीय सामाजिकरण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। साथी समाजी आपका जो भी है उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होता है, ठीक है। तो आपका यहाँ लिखा हुआ है कोई भूमिका नहीं होती है, ये गलत है। लघु लेकिन निरर्थक भूमिका, ये गलत बात है। द्वितीय सामाजिकरण का कारक नहीं है, ये भी गलत बोला, ठीक है। तो पूरे पेडागोजी में ऑप्शन पर ध्यान देंगे तभी आपका पेडागोजी बेटर होगा, ठीक है। सीटेट ने जारी कर दिया है डेट, आप सभी को पता है। तो फटाफट और ट्रिक के माध्यम से मैं सिलेबस खत्म कराऊंगा। चलिए, इनमें से कौन सी उप अवस्था लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के पारंपरिक अवस्था के अंतर्गत आती है। मजा आएगा आप सभी को, एक बार लाइक कर दीजिए मेरे क्लास में। पारंपरिक अवस्था आपका स्टेज 2 में आता है कोलबर्ग का, और इसमें क्या होता है मैं आपको बताऊं। इसमें आपका सामाजिक सरोकार एवं आत्मबोध की भावना होती है, याद रखिएगा, सामाजिक सरोकार एवं आत्मबोध। तो कोलबर्ग का नियम मेरे प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, आप लोग देख लीजिए एक बार, तो आपको दिक्कत नहीं होगी कहीं से भी।
और मैं ट्रिक से बताऊंगा, हमेशा बोल रहा हूँ हमेशा। और सीटेट आप लोग के लिए देखिए, आप लोग गतिशील हो जाइए, पूरा का पूरा एक्साइटेड हो जाइए सीटेट के लिए कि अब की बार सीटेट का गर्दा उड़ा देना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है क्या कि समायोजित घटित होता है जब, कब घटित होता है दोस्तों, तो जब बच्चे अपने अनुभव एवं वर्तमान स्कीमा से शामिल करने के लिए उनका रूपांतरण करते हैं। तो समायोजन में एक बात याद रखने वाली बात है, समायोजन में क्या होता है, परिवर्तन होता है। क्या होता है दोस्तों, परिवर्तन होता है। ये ट्रिक याद रखिएगा, समायोजन में क्या होता है, परिवर्तन होगा। और समावेशन में परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। दोनों बात याद रखिएगा। तो समायोजन में परिवर्तन होता है, तो परिवर्तन वाले हम ऑप्शन को मानेंगे। लिखा है बच्चे अपने वर्तमान स्कीमाओं में परिवर्तन करके, आया ना दोस्तों, तो मेरा ट्रिक धांसू काम करेगा। परिवर्तन करके नए अनुभव के अभिप्राय को समझते हैं। सबसे बेटर आपका बी इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ, मजा आ रहा है ना मेरे क्लास में, आएगा दोस्तों। सीटेट को पूरे आसानी तरीका से समझ लेना है जितने भी पेपर है। क्वेश्चन क्या है भाई यहाँ कि एक 5 वर्षीय बच्चे को 16 फूलों के चित्र दिखाए जाते हैं जिनमें से 4 लाल और 12 नीले रंग के हैं। सुनिएगा, जब बच्चे से पूछा जाता है कि क्या नीले फूल अधिक है या लाल फूल अधिक है, तो बच्चा उत्तर देता है कि नीला अधिक है। यहाँ दे रहा है नीला अधिक है। तो जिन पियाजे के अनुसार इसका अभिप्राय है कि बच्चे अभी डैश की दक्षता हासिल नहीं कर पाया है। बताए किसकी दक्षता हासिल नहीं कर पाया है, तो आपका होगा क्रमबद्धता, सकर्मक अनुमान, प्रत्यज्ञप्ति चिंतन, श्रेणीबद्धता, वर्गीकरण। श्रेणीबद्धता वर्गीकरण यहाँ आपका उत्तर जाएगा, ये हासिल वह नहीं कर पाया है। श्रेणीबद्ध से वह वर्गीकरण नहीं कर पाया है, ठीक है। यहाँ बी पर उतर जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है कि एक अध्यापिका शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों को सहपाठियों से अंतः क्रिया कराकर सहारा देकर अध्याय कराती है। क्या क्या कर कर, अंतः क्रिया और सहारा देकर। तो कहीं भी आए मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, ध्यान दीजिए, मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। अंतः क्रिया और सहारा देना ये सब समाज में होता है। कहाँ होता है, समाज। तो सामाजिक संस्कृति सिद्धांत वाइगोस्की साहब दिए हैं, दूसरा कोई वैज्ञानिक नहीं, ठीक है। दिए हैं लेकिन सामाजिक उसी पर जाएंगे। तो प्रगतिशील कक्षा में सुनिएगा, पठचर्या के उद्देश्य डैश को महत्व देते हैं। बताइएगा, प्रगतिशील में बच्चा रटेगा। सत्ता के प्रति अनुकूलता, गलत बात बोला, सत्ता, यहाँ पे कोई नेतागिरी नहीं चल रही है। आलोचनात्मक चिंतन, प्रत्यास्मरण एवं सतत अभ्यास ड्रिल, ये गलत बात बोला, आलोचनात्मक चिंतन, है ना। यह कह रहा प्रगतिशील कक्षा में पठचर्या के उद्देश्य डैश को महत्व देता है, तो आलोचनात्मक चिंतन को महत्व देता है। यहाँ सबसे पॉजिटिव वर्ड यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार इनमें कौन सी बुद्धि जटिल आंतरिक भावनाओं को पहचानने और उनका उपयोग करने, अपने चरण को दिशा देने की योग्यता है। अपने चरण को, ये पकड़ने वाली बात है। तो अपने बारे में, स्वयं के बारे में आए तो आपका आंसर होगा अंतःवैयक्तिक बुद्धि। अंतःवैयक्तिक बुद्धि, इंट्रापर्सनल बोलते हैं अंतःवैयक्तिक बुद्धि। आपका उत्तर बी पर जाएगा सबसे बेटर, ठीक है। क्लियर। और दूसरे के लिए होता है अंतर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, मजा आएगा आपको मेरे सेशन में। आज मैं काफी एक्साइटेड हूं, इसका कारण और वजह यह है कि आज सीटेट का फॉर्म डेट निकाला है, जो काफी दिनों से इंतजार था सभी का। चलिए, कथन है कि कक्षा में प्रिंट समृद्ध वातावरण का सृजन बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छी बात है भाई, बहुत अच्छी बात बोला। उपकारी वातावरण, यहाँ भी वातावरण की बात, यहाँ भी वातावरण की बात। तो जब भी दोनों बात सेम कहे तो व्याख्या करता है, ठीक है। तो वातावरण भाषा के अर्थपूर्ण भूमिका को निभाता है, ये भी सही है, व्याख्या भी करता है।
जब दोनों कथन कारण एक ही बारे में बोले तो व्याख्या करेगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, पकड़ने वाली बात है और शायद सीटेट ने बहुत ही बेटर चीज़ बताया है और मैं सबसे पहले बता देता हूँ, लिंग जो होता है वह जैविक होता है, जैविक संरचना है। पकड़िए मेरी बात, लिंग जैविक होता है, जेंडर पूछे सामाजिक होता है। जितने भी साथी मेरे यहाँ से जुड़ रहे हैं मैं सभी को कह रहा हूँ ये नोट कर लीजिए, अगर लिंग पूछे तो जैविक संरचना मार के आइएगा और जेंडर पूछे तो सामाजिक संरचना मारिएगा, 100% सही जाएगा आपका। तो यहाँ पूछा है, यहाँ क्या भरेंगे, लिंग भरेंगे। लिंग एक जैविक अंतरों के लिए होता है, जबकि यहाँ पे क्या लिखेगा, जबकि जेंडर उन विशेषताओं का स्वभाव के लिए होता है जो संस्कृति बोले तो क्या सामाजिक के लिए। ठीक है, तो सबसे बेटर आपका ए पर जाएगा। नोट नहीं करिएगा दिक्कत हो जाएगी, जो मैं बोल रहा हूँ उसको नोट मार दीजिएगा, फटाफट नोट मारिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखिए, बाकी ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहे हैं, 2 ही ऑप्शन में से आप लोग जवाब दीजिए। बहुभाषी कक्षा के लिए निम्न में कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है। बहुभाषी माने जहाँ पे बहुत अधिक भाषा बोला जाता है, तो स्कूल को केवल उन्हीं छात्रों के लिए भर्ती करनी चाहिए जो स्कूल निर्धारित अनुदेश एवं भाषा का अनुवाद करते हैं, ये जरूरी नहीं है। शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए। देखिए शिक्षक का यही गुण है, और छात्रों को उनके भाषा और संवाद करने के लिए प्रोत्साहित करना है। हतोत्साहित रहता तो नेगेटिव जाता, जिनसे कि उनका प्रयोग करने में आसानी हो जाए। मारिए, गर्दा उड़ाइए, फटाफट करिए। ठीक है, मेरे यहाँ दिक्कत नहीं होगी, जो भी पेडागोजी करेंगे दिक्कत नहीं होगी। ऑल पेडागोजी सीडीपी में करा दिया हूँ, ये आपका 2 पेडागोजी सेशन और बचा है प्लेलिस्ट में, ऑल सीडीपी में कराया हूँ। चलिए, निम्नलिखित में कौन सा कथन मूल्यांकन हेतु मानकीकृत परीक्षण के संदर्भ में सही है। मानकीकृत के संदर्भ में सही है तो वे मूल्यांकन के सख्त ढांचों और संरचनाओं पर आधारित होता है। तो सख्त ढांचा यहाँ पे जो लिखा है, इसलिए मैं नेगेटिव पर गया हूँ डायरेक्ट। मानकीकृत परीक्षण संदर्भ में सही है। सॉरी, क्वेश्चन सुनिएगा क्या बोला, सुनिएगा। कह मानकीकृत परीक्षण के संदर्भ में सही है। मानकीकृत तो खुद नेगेटिव होता है, समझने वाली बात है। कोई नेगेटिव नहीं दिखाई देता लेकिन रहता है नेगेटिव। तो मानकीकृत जो होता है ना, उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड, और स्टैंडर्डाइजेशन में क्या होता है, सख्त ढांचाओं पर आधारित होता है। मानकीकृत जो होता है वह किस पर आधारित होता है, नोट मारिए, सख्त ढांचा पर आधारित होता है मानकीकृत परीक्षण। नोट कर लीजिए, अच्छा जाएगा ना नोट, आपका बेटर हो जाएगा। ठीक है, दिक्कत नहीं होगी आपको। हाँ, एक बात मैं आप सभी को कहूँ कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑल पेडागोजी का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप उस पर क्लिक करके, यहाँ पे रहता है डिस्क्रिप्शन, क्लिक करके आप ऑल पेडागोजी तैयारी कर ले मेरे यहाँ। निम्नलिखित में कौन सी विधि अधिगम के आकलन के लिए उपयुक्त है। अधिगम के आकलन के लिए सिर्फ यहाँ परीक्षा की बात कर रहा है, गलत साल के अंत में बच्चे के संप्रत्यय बुद्धि का नियमित प्रलेखीकरण। भाई नियमित वर्ड अच्छा है, प्रलेखीकरण बेटर जा रहा है यहाँ, लेकिन मानकीकृत मैं बोला हूँ कि नेगेटिव होता है, केवल ए भी नेगेटिव होता है, तो सबसे बेटर आपका बी पर जाएगा। क्लियर होगा ना बी। नेक्स्ट पर आ जाइए आप सभी को। चलिए, एक अध्यापिका अपने विद्यार्थियों को गणित के सवाल के उत्तर तक पहुंचने की प्रक्रिया को व्याख्या करने के लिए बढ़ावा देता है। सुनिएगा, आंसर तक पहुंच जाए बचवा, उसके लिए आप सहायता कर रहे हैं। तो अधिगम की संदर्भ में तकनीकी का प्रयोग कर रहे हैं, बताइएगा। अगर इशारा से कहता तो आंसर होता पार, लेकिन इशारा उशारा यहाँ पे नहीं बोल रहा है, तो उत्तर क्या होगा बताए। अर्थहीन है, गलत बात है। कभी कभार इस्तेमाल करनी चाहिए भाई, करना है तो रेगुलर करो, नहीं तो छोड़ दो भाई। अधिगम की गति को बाधित करेगा। क्यों करेगा बाधित भाई, जब सहयोग दे रहे हैं तो उसको आदि संज्ञान कौशल को विकास में मदद करेगा। बहुत अच्छी बात है। आप लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और किसी के मन में आता है छोड़ दो भाई, चलो भाई इस चैनल से कूद करके उस पर। हाँ, एक चीज देखते हैं, 20 में 20 टकराएगा। थंबनेल जो लगाता है ना, तो काश ऐसा होता, सब कोई देख लेता, 20 में 20 आ जाता।
दूसरा कुछ पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं होता। चलिए, समावेशी शिक्षा किन विद्यार्थियों के अधिगम के उपयुक्त स्तर मान रखती है? समावेशी शिक्षा बताए। समावेशी में सृजनात्मक होता है, बच्चा स्वलीन होता है, अधिगम का समावेशी में अधिगम का विकार भी मिलता है, जरूरी नहीं है कि केवल अच्छा अधिगम हो, विकार भी है, मानसिक रूप से चुनौती भी होती है। मारिए, समावेशी में हर चीज है भाई, त्रुटि से लेकर के गलती से लेकर के सही तक, ठीक है, ऑल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ऐसी दशा जिनमें कोई बच्चे पढ़ते समय कुछ अक्षरों और शब्दों को हटा देता है तो या प्रतिस्थापित कर देता है या फिर उल्टा कर देता है तो क्या कहलाता है? बच्चा देखिए, बताइए कौन सा अवस्था में होगा जो उल्टा कर दे रहा है, कुछ छोड़ दे रहा है, तो ये कौन सी अवस्था कहलाएगी बताए? तो उसको पढ़ने में दिक्कत हो रहा है, पढ़ने में कठिनाई, वाचन, पढ़ना माने क्या? वाचन वैकल्य बोलते हैं, डिसलेक्सिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदु लड़की है, अपने आप से परियोजना पर कार्य करने के लिए बहुत उत्साहित है, बहुत अच्छी बात है भाई। वह मौलिक अभिसारी संसाधनों का खोज कर लेती है, यह गुण किस ओर संकेत कर रहा है? भाई खोज कर ले रही है लड़की, काफी अच्छे है। तो खोज करना, यहाँ देखिए माने निर्माण करना, सृजन करना, सृजनात्मक मानेंगे। कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्तों, दिक्कत मेरे यहाँ दिक्कत की संभावना नहीं है। 1-2 होगा जिसमें सीटेट के जो आंसर जो है वह उनका ही आंसर होता है। चलिए, आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में कौन सा अधिगम सामग्री उपयुक्त है? तो आंशिक दृष्टि समझिएगा, जो कम दिखाई देता है, जिस बच्चा को दिखाई कम देता है उसको हम कहते हैं आंशिक दृष्टि के लिए। तो आंशिक दृष्टि के लिए क्या सही होगा बताइए आप सभी को? बड़ा प्रिंट वाला पुस्तक तो सही है, त्रियामी 3 डायमेंशनल चार्ट छू करके पकड़ लेगा। छोटे प्रिंट, जिसको दिखाई नहीं देता उसको छोटा प्रिंट दीजिएगा, गलत बोला। सॉफ्टवेयर जो मूल रूप से वाक्य में परिवर्तन करे, तो जिसको दिखाई नहीं दे उसको वाक्य माने सुन लेगा, तो अच्छी बात है। तो आपका कौन सही गया? 1, 2 और 4। मारिए, गर्दा उड़ाइए। उड़ गया गर्दा, उड़ेगा। अब की बार सीटेट में सबसे बेटर करके आना है आप लोगों को। कक्षा में बच्चे के अधिगम को सहयोग देने के लिए निम्नलिखित में कौन सी योजना प्रभावशाली नहीं है? बता दीजिए कौन सा नहीं है। संप्रत्यय नक्शों के निर्माण में बच्चों की सहायता करना, अच्छा बात है। बच्चे के स्मृति विधियों और खंडीकरण के उपयोग को सीखना, अच्छी बात है, सीखने की बात हो रहा है यहाँ पे। बच्चे के प्रश्न के उत्तर निष्क्रिय नकल उतारने के लिए कहना, यहाँ गलत बोला भाई, और जब गलत बोलेगा तो नेगेटिव क्वेश्चन, तो मारिए, गर्दा उड़ाइए, यहाँ तो प्रेरित है, ठीक है। चलिए दोस्तों, मैं पूरा तत्पर हूँ कि आपका ऑल सेशन में खत्म कराऊं, ठीक है। जुड़े रहिए, जो लोग नहीं जुड़ रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिए भाई, मैं सेशन खत्म करा के छोड़ूंगा। निम्नलिखित में कौन सा सवाल प्रक्रियात्मक ज्ञान से संबंधित है? प्रक्रियात्मक ज्ञान मतलब क्या? अमेरिका की राजधानी क्या है? इसमें प्रक्रियात्मक ज्ञान होगा, सीधे बोलेगा वाशिंगटन डीसी, गलत हो जाएगा। ये बाद उत्तर वाला है। मानचित्र में ग्लोब में क्या अंतर है? बोल देगा कि हाँ दोनों अलग अलग चीजें। 3 अंकों वाली संख्याओं को जोड़ने का तरीका क्या है? देखिए, इसमें बच्चा सोचेगा, और जिसमें सोचेगा उसमें प्रक्रियात्मक ज्ञान होगा। समझने वाली बात है और सोचने वाली बात है। आपका उत्तर सी पड़ जाएगा। क्लियर? परिभाषा तो गलत होता है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है कि शिक्षा डैश होनी चाहिए। सबसे पहली बात, मेरी बात सुन लीजिए, जितने लोग मेरे वीडियो को देखते हैं सबसे पहले तो आप शेयर कर दें। केवल ऑनलाइन देखने वाले, ऑफलाइन वाले को मैं नहीं कह रहा हूँ, ऑनलाइन देखने वाले शेयर कर दें अपने दोस्तों के पास। आप लोग के लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो आप लोग कम से कम इतना करिए, ठीक है। तो बताइए 2020 की शिक्षा नीति क्या प्रस्तावित करती है दोस्तों? कभी भी बेधन अभ्यास गलत होगा। बेधन माने होता है ड्रिल अभ्यास, माने छेदना, एक ही जगह पर पढ़ाई करना।
गलत। अन्वेषण प्रेरित, बहुत अच्छी बात है भाई, अन्वेषण खोजना, प्रेरित और खोज उन्मुखी अच्छी बात है, लेकिन पाठ्य पुस्तक जो है, शिक्षक केंद्रित जो है ना, परीक्षा के लिए ही सीखना, ये सब गलत जाते हैं। आपका उत्तर बी पड़ गया। चलिए, निम्नलिखित में कौन सा सार्थक अधिगम की श्रेष्ठ परिभाषा देता है? तो सार्थक अधिगम की, अधिगम माने सीखने का सबसे बेटर परिभाषा बताइए। तो मैं एक परिभाषा बता देता हूं, नहीं छोड़िए, इसी में से चलते हैं, ऑप्शन से बताना है। चलिए, अधिगम पुस्तकों में दिए गए तथ्यों को याद करने के लिए भाई सार्थक अधिगम का परिभाषा सबसे बेटर है। मैं आपको बताता हूं कि आप सीटेट निकालना चाहते हैं तो आपको सक्रिय रहना पड़ेगा, सक्रिय सीखना पड़ेगा, और सक्रिय जो सीखता है उसी को सक्रिय सार्थक अधिगम कहते हैं। दोस्तों, यह अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है जो बच्चे द्वारा विद्यालय के बाहर ली गई जानकारी को सम्मिलित करता है। बात समझ में आ रही है ना? तो अधिगम क्या है? एक सक्रिय प्रक्रिया है, जो जितना सक्रिय रहेगा सीटेट के लिए मैं कहता हूं गर्दा उड़ा करके आएगा, 100+ नंबर लेकर के आएगा। और 7वें चरण के लिए आप लोग भी तैयार हो जाइए, आप लोग के लिए 7वां चरण के लिए एप्लीकेबल कर देगा। चलिए, समस्या समाधान के संदर्भ में किसी समस्या को एक ही तरीके से प्रस्तुत करने का अटक जाना क्या कहलाता है? देखिए, अटक जा रहे हैं मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे? देखिए, कह रहा है समस्या को एक ही तरीके से प्रस्तुत करने पर अटक जाना। तो प्रक्रियात्मक ज्ञान में मैं नहीं बोलाया हूं, तो एक ही तरह से ये तो रटने आना है आपको, अनुक्रिया। अब भाई कहिएगा सर हमको समझ में नहीं आया, अब हम क्या करें? अनुक्रिया माने एक ही जैसा काम करना, एक ही जैसा अनुक्रिया करना, तो इसमें मिल रहा है अनुक्रिया। समुच्चयन माने एक ही जैसे काम कर रहा है और अटक जा रहा है, तो अनुक्रिया समुच्चयन कहते हैं। एक माने एक ही अनुक्रिया कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा में विद्यार्थियों को छोटे छोटे समूहों में एक नियत कार्य पर लगे हुए हैं और प्रत्येक समूह का एक सहायक है, किसी उपागम का कक्षा में उपयोग हो रहा है, बताइएगा। छोटे छोटे नियत कार्य पर लगा है बच्चा और प्रत्येक समूह में एक सहायक है। छोटे छोटे समूह में बच्चा सा लगा हुआ है और प्रत्येक समूह में एगो सहायक है। ये जो सहायकवा है इस सब को मदद कर रहा है, ये सहायकवा इस सब को मदद कर रहा है, माने प्रत्येक में एगो लीडर है। तो अब आइए आप समझ में आएगा इसको क्या कहेंगे हम, क्या कहेंगे हम बताएं? तो इसी को कहते हैं संरचनावादी। आप कहिएगा सर हमको अच्छे से समझना है, समझ लीजिए, क्योंकि कहीं क्वेश्चन आ गया ना तो फेंका जाइएगा। कह छोटे छोटे समूह में एक नियत कार्य पर लगे हुए हैं और प्रत्येक समूह में एगो सहायक है, मदद करने वाला। यहाँ एगो समूह है, एगो मदद करने वाला, ये सब है। यहाँ एक समूह है, इसको मदद करने वाला ये है, ठीक है। तो इसी को कहते हैं संरचना। क्या कहते हैं? संरचना। नेक्स्ट क्वेश्चन, समस्या समाधान की वह प्रणाली जिनमें लक्ष्य से आरंभ करके क्रमशः पीछे तक हल तक पहुंच जाता है। पीछे की बात करें, पीछे मन में होता है पश्च, पश्च मतलब क्या? पीछे, तो पश्चगामी कार्यकारी युक्ति मारेंगे। दिक्कत हो रहा है ना? नहीं होगा। जो लोग नए हैं, मेरे चैनल से नए जुड़ रहे हैं, जुड़ जाइए, है ना। ये समझ के जुड़िए कि मेरा अच्छा होने वाला है कुछ, है ना। जब बच्चे गलतियां करते हैं तो क्या होता है, उन्हें कक्षा में महत्व नहीं देंगे। भाई महत्व तो देना है, ये उन्हें बार बार दोहराने के लिए कहेंगे तो बच्चा हतोत्साहित हो जाएगा। उन्हें कक्षा के लिए अलग खंड में बैठने के लिए कहेंगे कि तुम अलग बैठो, हटो यहाँ से, ये गलत हो गया। शिक्षक को बच्चे के सोचने समझने की प्रक्रिया को समझने के लिए उसके साथ चर्चा करनी चाहिए। भाई गलती क्यों किया तुम, उस पर चर्चा होगा। नेक्स्ट दोस्तों, एक शिक्षक अपने छात्र को सीखने के लिए आंतरिक रूप से प्रेरित बने रहने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकता है? बताए कैसे प्रोत्साहित करेगा? दुश्चिंता और भय पैदा करके आप प्रोत्साहित करिएगा, पढ़ो नहीं तो पीटेंगे, ऐसे कोई कहता है? गलत बात हो गया। प्रतिस्पर्धा, ये तो भाई 1 to 5 के लिए होता ही नहीं है। एक सेकेंड,
हाँ, व्यक्तिगत नैपुण लक्ष्यों को निर्धारित करने के लिए सहयोग करना, भाई बहुत अच्छी बात है सहयोग करना। टॉफी दे करके आओ आओ पढ़ो, हम तुमको टॉफी देंगे, एक गलत बात बोलता है ऐसे ऐसे ऑप्शन, आपका सी पर जाएगा। कितने लोगों को डाउट है मेरे चैनल से कि भाई सिलेबस खत्म नहीं कराएंगे? मैं आपको बता देता हूं, सुन लीजिए। 24 दिन का समय आपको ऑनलाइन का दिया है, ठीक है। और आज अभी जो तारीख है वह 20 तारीख है। 31 तारीख से लेकर 24 तारीख तक फॉर्म भराएगा आपका। आज 20 तारीख है, पूरा 1 महीना का समय आपको फॉर्म भरने के लिए दिया। 1 मंथ का फॉर्म भरते भरते आपका एग्जाम नहीं होता है। एग्जाम में लगभग 2 महीना समय है। मैं आपका पूरा सिलेबस खत्म करूंगा। और ये सीडीपी का लास्ट नहीं, लास्ट ए सीडीपी का 2 सेशन और बचा है। ए सेक्शन तक करा दिया, 1 सेशन और बचा है, उसको भी करा दूंगा। सीडीपी खत्म हो जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको ऑल पेडागोजी का लिस्ट प्ले लिस्ट रखा हूं मैं, जा करके देखिए, कहीं से प्रॉब्लम नहीं होगा आपको समझने में। तो किसी विद्यार्थियों को योजना बनाने, जांच करने, मूल्यांकन करने और अपने ही अधिगम में परिवर्तन करने, मैंने आपको बोला क्या? परिवर्तन करना समायोजन कहलाता है। सबसे पहले सीखा कीजिए, नया नया क्वेश्चन। समायोजन कहलाता है, परिवर्तन अपने स्कीमा में परिवर्तन कर रहा है तो समायोजन कहलाएगा। और सुन लीजिए मेरी बात, इस क्वेश्चन में उसको अधिसंज्ञान कहेंगे। अवधान रटना, प्रत्यास्परण, ये सब गलत है। अधिसंज्ञान, संज्ञान माने होता है जानकारी, और जो जानकारी प्रकट हो जा रहा है जांचने मूल्यांकन करने के लिए, ठीक है, तो उसको अधिसंज्ञान कहते हैं। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना है? तो एक सेशन और बचा है, जिस सेशन को मैं कल करा दूंगा किसी भी समय में। तो आप सब्सक्राइब किए रहिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा, आपका हो जाएगा। सीडीपी खत्म हुआ, ठीक है। अब मैथ पेडागोजी भी चल रहे हैं, ईवीएस पेडागोजी। और लाइव का समय बता दूं, दिन में 11 बजे, दिन में आप चेंज कर रहे हैं आपका लाइव का समय। सुन लीजिए चेंज क्या है, दिन में 9:30 पर लाइव का समय, और नाइट में 7:30 का समय। और एक और लाइव मैं नाइट में करा रहा हूं, जो 9 बजे करा दूंगा। नाइट में एक और लाइव करा दूंगा अगर सिलेबस खत्म नहीं हो तो ये 2 लाइव तो आपका फिक्स है, 9:30 1 7:30। तो मिलते हैं दोस्तों अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। और आप सभी सीटेट की तैयारी अच्छे से करें, फॉर्म भरें और फॉर्म को अच्छे से फिलअप करें, है ना, जिससे कि आपको कहीं भी आगे नौकरी लेने में कठिनाई नहीं हो। क्योंकि सीटेट में फॉर्म अगर गलत भराए, सुधार का डेट निकलता है, सुधार करवा लीजिएगा। लेकिन डेट से जब भी फेल होइएगा तो आपका सुधार नहीं होगा, और वो आगे चल के उसी प्रकार से रह जाएगा, सुधार नहीं होता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट में। लाइक करके जाइएगा, ठीक है, और घबराइएगा नहीं, क्योंकि नया नया फॉर्म डेट निकला है तो बच्चे लोग घबरा गए होंगे, आप लोग घबराए होंगे, बच्चे तो नहीं है कि कोई इसमें। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।